अब इससे कुछ हो गया तो आप ब्रेन डेथ से ही मर जाओगे, या फिर डायबिटीज मेलाइटस हो मगर नॉर्मल नहीं, एंड ऑर्गन डैमेज, जहां पर ऑलरेडी आपकी डायबिटीज ने आपकी पूरी बॉडी की बैंड बजा रखी है, तो वहां पर भी हम सर्जरी नहीं करेंगे। तो ये हमारे रहे अभी तक कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अभी तक हमने इंडिकेशंस पढ़े कहां कहां करनी है, फिर हमने कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पढ़े कहां कहां नहीं करनी है। अब हम पढ़ेंगे कि अगर हमने सर्जरी इनकेस कर भी दी तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, ठीक है। तो पोस्ट ट्रांसप्लांट कॉम्प्लिकेशन जनरली, जैसे कॉमन ये सब में लिख सकते हो, ब्लीडिंग फ्रॉम सूचर लाइन, इसमें जो जब आप कट करोगे तो सूचर लगाओगे तो वहां से ब्लीडिंग होना, जैसे इसको बोलते हैं वुंड डेहिसेंस, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। इसको हर सर्जरी में लिख सकते हो, या फिर ये इसके लिए स्पेशल पॉइंट है, ये हर सर्जरी में तो हाइपर एक्यूट रिजेक्शन, जैसे ही लगाया वैसे ही बॉडी ने रिजेक्ट कर दिया, तो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि नहीं। कॉम्प्लिकेशन का मतलब कि हमने कर दें तो क्या दिक्कतें आ सकती है, हाइपर एक्यूट रिजेक्शन, जैसे ही लगाया बॉडी तुरंत उसने रिजेक्ट कर दिया, बोले निकलो बाहर, चलो हटो, रिजेक्शन हो जाए, या इन्फेक्शन फैल जाए। ये तो हम पढ़ के आ चुके हैं, एंडोकार्डाइटिस पूरा इन्फेक्शन का पार्ट मैंने आपको पढ़ाया है कि कोई भी सर्जरी हो इन्फेक्शन होने के तो पूरे चांसेस होते हैं, वो भी जिसमें पूरा हार्ट ट्रांसप्लांट ही कर रहे हो तो बहुत चांसेस होते हैं, है ना। साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस होने लग जाता है, मगर आप दिमाग लगाओ साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस को होता है क्योंकि स्टेरॉइड देने पड़ जाते हैं इन पेशेंट को, इतना स्टेरॉइड्स देना पड़ता है सर्जरी के बाद, स्टेरॉइड देना पड़ता है, क्यों? स्टेरॉइड से ये सब होते हैं आपकी इम्यूनिटी को गिराते हैं, ये आपके इन्फ्लामेशन को भी कम करते हैं प्लस आपकी इम्यूनिटी को भी गिराते हैं। और हमें यहाँ पर इनको स्टेरॉइड को जानबूझ के देना पड़ता है। आपको पता है स्टेरॉइड्स बहुत सारे कोविड में दिए गए, कोविड में लोगों को दिए गए, और स्टेरॉइड्स की वजह से ही कितनी सारी आपने बीमारियां देखी होगी, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, पूरा रेनबो बन गया। क्यों बना? क्या ये फंगस पहले से नहीं थे? बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। स्टेरॉइड हमेशा जब भी दिए जाते हैं, स्टेरॉइड्स का मेन काम होता है इट इज इन्फ्लामेटरी, इट इज एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ये इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, क्लियर। लेकिन ये इनको जब भी देंगे जब हमें पता है कि जब हमारे जो नॉर्मल एनसेड्स होते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, वो फेल हो गए, यानी इन्फ्लामेशन इतना ज्यादा है कि उनसे ये झिल नहीं रहा, फिर स्टेरॉइड पर हम आते हैं डॉक्टर, और स्टेरॉइड को बहुत ही कम दिया जाता है क्योंकि स्टेरॉइड इन्फ्लामेशन को तो अच्छा कम कर देते हैं, मगर इनकी एक प्रॉब्लम है, ये आपकी इम्यूनिटी को भी बहुत ज्यादा गिरा देते हैं। इसके फंक्शन को समझना है तो आप हमारी फार्मा की प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स करके मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया है, वहां मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे इम्यूनिटी को गिरा देते हैं, क्या कर देते हैं, ठीक है। यहाँ हम इतना डीप में उसमें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो फार्मा का लेक्चर है, ठीक है। तो वहां पर स्टेरॉइड से देकर हम क्या कर देते हैं, हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देते हैं। अब इसमें तो फायदा भी है सर, क्यों? क्योंकि हमें इम्यूनो सप्रेसेंट तो देने भी हैं, तो इस वजह से हमें इनको स्टेरॉइड देना पड़ता है, हैवी अमाउंट में देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल, तो इम्यूनिटी कम करनी है तो कभी इम्यूनिटी कम करने के चक्कर में ना मेंटली लेवल पे भी लोगों की साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो स्टेरॉइड्स की सिर्फ इम्यूनिटी कम करने से भी प्रॉब्लम है, मगर स्टेरॉइड सिर्फ इम्यूनिटी कम करने से साइकेट्रिक नहीं, स्टेरॉइड्स के इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशन जितने उसके फायदे नहीं है, मगर क्या करें, मजबूरी में देना पड़ता है। तो वहां पर क्या है, वो ब्रेन के साइकेट्रिक लेवल पर भी हर लेवल पर स्टेरॉइड्स बैंड बजा देती है बॉडी की, ठीक है। तो उस वजह से हो सकता है कार्डियक रिजेक्शन, मतलब आगे चलकर आपका कुछ टाइम बाद हार्ट रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। या फिर बहुत सारी चीज जो एलोग्राफ्ट, मतलब जैसे हम हार्ट को जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो हार्ट के साथ साथ क्या, हमारे जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी आर्टरी है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, आओटा, इन सबको भी तो ट्रांसप्लांट करते हैं। तो वहां से जब हमें क्या है, कभी कभी जब उनको ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमारी बॉडी से भी कुछ आर्टरीज एलो या फिर जो उससे लिया है, उनसे लिया है, तो वो क्या हो जाए, वो भी रिजेक्ट, उनमें भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। यानी अगर हार्ट में नहीं हो रहा है तो हार्ट के आसपास की जो वेसल्स है उनमें इन्फेक्शन हो सकता है। बाकी रिदम में डिस्टरबेंस हो सकता है। नॉर्मली देखो, नॉर्मल पॉइंट है, लिख के आओ, इस स्टूल का मतलब होता है कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, सिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ना जिसकी वजह से आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो बंद ही हो जाए, वो क्या हो जाए, बंद ही हो जाए। इस स्टूल का मतलब मत समझते कि ईसीजी देखिए कभी, ईसीजी में देखा होगा एक लाइन बन के आती है, सीधी इंसान मर गया, उसी को इस स्टूल बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि कंप्लीट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बंद हो गई, मैकेनिकल एक्टिविटी बंद हो गई। हमेशा याद रखना, सीधी लाइन का मतलब इंसान का मरना नहीं होता, क्लियर। हमेशा सीधी लाइन का मतलब होता है कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एक्टिविटी बंद हो गई, इसका मतलब ये नहीं है इंसान मर गया। इंसान जब तक नहीं मरता जब तक उसका ब्रेन डेथ ना हो। इस लाइन को हमेशा याद रखो। एक बहुत बड़ी चीज बता देता हूँ, चलो मुझे यहाँ पर याद आ गया, 2 मिनट लगेंगे। क्या होता है ना, बहुत अच्छा होता है, घर पे आसपास कभी सराउंडिंग में कोई मर जाती है, कुछ भी होता है,
बहुत सी ऐसी कहानियां सुनी होंगी आपने, जो सुनी होंगी कि जिसमें क्या होता है, कुछ टाइम बाद पेशेंट जो होता है वो जिंदा हो जाता है। सुना ना कि कभी एकदम मर के लेके गया और जिंदा हो गया। एक कहानी है बहुत अच्छी, मुझे कोई कंट्री का नाम नहीं है ध्यान आ रहा, जिसमें क्या करा था, उसको फीमेल को ग्रेवयार्ड के अंदर वहां पर गाड़ देती है, तो वहां पर गाड़ दिया, उसके अंदर गाड़ दिया, और उसे कुछ टाइम बाद वो जिंदा हो गई। अब उसने वो 2 4 5 दिन तक वो चिल्ला, मतलब वो सोच रहा ग्रेवयार्ड के अंदर वो पूरा आवाज लगाई, लोगों को लगा भूते भूते भूते, तो बहुत कहानी फैल गई। फिर एक दो लोगों ने हिम्मत करी कि ऐसा क्या है। जब वो ग्रेवयार्ड खोल के जब उसका कॉफिन निकल, जो कॉफिन था वो निकाला गया, तो पता चला फिर उसमें मर गई। जब उसका द्वारा पोस्टमार्टम करा गया तो पता चला कि ये 24 घंटे पहले ही मरी है। अब सोच लो, यानी 4 5 दिन तक वो जिंदा रही और उसमें कितना तड़प तड़प के मरी। तो ऐसा नहीं है, उसकी एक स्पेशल कहानी एग्जांपल मैंने बता दिया इस वजह से, क्योंकि कहीं भी जब, अब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि जब तक आप किसी को डेथ नहीं मानोगे जब तक उसका ब्रेन डेथ नहीं हो जाता। समझ लो, हम जो डेथ चेक करते हैं वो हार्ट से चेक करते हैं, समझ लो। हम हार्ट से, हमने देखा हार्ट बीट नहीं कर रहा मतलब इंसान मर गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि हार्ट को भी कौन चला रहा है, कौन? हार्ट तो एक ऑर्गन है, उसको चलाने वाला तो ब्रेन है। जब तक ये नहीं मरेगा आप नहीं मरोगे। लेकिन ब्रेन डेथ को चेक करने के लिए कोई ऐसी पर्टिकुलर एक्टिविटी नहीं है, जब तक प्रॉपर ईईजी ना कराएं, इलेक्ट्रिकल इंसेफेलोग्राम, जो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। तो कभी भी इस लेवल पर अगर जा सको तो जब इंसान मर जाए लगे तो फिर भी ईईजी करा लो। लेकिन ये डॉक्टर्स मना कर देते हैं, ऐसा होता है कि डॉक्टर्स मना कर देते, बोलते हैं अरे हार्ट ईसीजी कराई, सिंगल लाइन आ गई तो 99% लोग मरी, 99.9% लोग मरी जाते हैं। 0.1%, या मैं 0.1 भी ना बोलूं तो 99.9%, 0.01% चांसेस, समझ लो, एक मुश्किल से, और उससे भी कम, समझ लो 1 लाख में या एक लोग होता होगा जो, जिसका हार्ट बंद हो गया उसके बाद भी उसका ब्रेन जिंदा रह जाए। समझ लो, ब्रेन फिर भी जिंदा, 1 लाख में एक लोग, लेकिन फिर भी वो एक लोग तो है ना लकी वन। तो वो एक लोग आपकी गलती से नहीं मरना चाहिए, है ना। तो उसमें हमारा रोल ये जरूर रहता है कि अगर ईसीजी अगर स्ट्रेट लाइन आ गई, तो ईसीजी के स्ट्रेट लाइन को आप बोलते हैं एस स्टोल, मतलब होता है कि हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, क्योंकि ईसीजी बताता क्या है, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। पीक्यूआरएसटी वेव क्या बताते हैं, इसका मतलब क्या है, जो हार्ट की एक्टिविटी बंद हो गई है, यानी हार्ट में कंडक्शन बंद हो गया है, तो इसका मतलब यह है कि जो ब्रेन से कंडक्शन आ रहा था वो बंद हो गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि ब्रेन बंद हो गया है। तो इसके लिए ईईजी करा लो, नहीं करा रहे हो तो बहुत अच्छी चीज होती है कि एट लीस्ट 12 से 15 घंटे वेट करो। ठीक है ना, आजकल देते ना कि सीधे होते हैं 2 घंटे बाद लेके जाते, नहीं, 12 घंटे वेट करो। कोई गारंटी नहीं है वापस उठ जाए, ठीक है। क्योंकि हमारे बॉडी में जो भी होता है वो होता है इलेक्ट्रिक, हमारी बॉडी पूरी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से बनी हुई है। ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है, आप जानते हो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, रेस्टिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो वो इलेक्ट्रिकल न्यूरॉन्स फायर करते हैं, पता नहीं कब एकदम उनमें इतना हाई एनर्जेटिक शॉक लग जाए और जिस वजह से ब्रेन द्वारा एक्टिव हो जाए, और वो जैसे ही कंडक्शन हार्ट को भेज देगा, हार्ट फिर उठ। तो हम जो बात कर रहे थे कि वो ही ठीक है। तो इसी वजह से आपने देखा होगा मूवीज में, आप देखते ना, हम डिफिब्रिलेटर पढ़ेंगे, जो देखते ना, जो एकदम चेस्ट पे लगाते हैं और एकदम इंसान उलटा है, तो वो क्या करता है, वो हैवी इलेक्ट्रिकल करंट ही तो होता है, जम करता है। तो हैवी इलेक्ट्रिकल करंट ही तो हम उसके चेस्ट पे लगा के क्या करते हैं, उसके हार्ट को हैवी इलेक्ट्रिकल देते हैं। क्यों? क्योंकि उसे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन देते हैं। इस स्टोल का मतलब ही क्या होता है कि जो लाइन है वो स्ट्रेट हो गई, यानी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बंद हो गई। तो हम हैवी बाहर से इलेक्ट्रिकल करंट देते हैं हार्ट को, कि जिससे उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वापस फिर से स्टार्ट हो जाए। तो अब आपको समझ आ रहा होगा, ठीक। तो इस वजह से मैंने आपको जो इतना बोला कि थोड़ा सा वेट करना इंसान की डेथ होने के बाद बहुत जरूरी है। चाहे इवन आपको पूरे सिम्टम डेथ वाले दिख रहा है, क्योंकि मैंने बोला ना, मुश्किल है, शायद 1 लाख या 10 लाख में से कोई एक हो, लेकिन फिर भी वेट करो। आगे चल के और क्या हो सकता है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो जाए, पूरा हार्ट ने काम करना बंद, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन में कुछ भी हो सकता है ना, हार्ट के अंदर कुछ भी हो सकता है। एट्रियल फिब्रिलेशन, यानी आपके एट्रियम ने काम करना बंद कर दिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एक दो वेंट्रिकल्स काम करना बंद कर दें, है ना। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया यानी बहुत ज्यादा कहो या तो काम ही ना करे, एट्रियम और वेंट्रिकल का बहुत ज्यादा करने लग जाए, तो सब कुछ हो सकता है। और अब रेस्पिरेटरी फेलियर, बिल्कुल मैंने कहा ना, लंग्स और हार्ट हमेशा साथ साथ चलते हैं। तो लंग्स की वजह, हार्ट की वजह से कहो आपका लंग्स में इतना ज्यादा ब्लड भरने लग जाए तो पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, या लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है, या इवन किडनी या आपके लीवर भी खराब हो सकते हैं। क्यों? ड्रग की वजह से, क्योंकि इतना ज्यादा ड्रग लोगे तो उस वजह से भी आपका बहुत जारी, और इवन का एंड स्टेज हार्ट फेलियर ही हो जाए, काम खत्म। जिसके लिए हार्ट ठीक करा
और वो ही हो गया उल्टा लौट के, तो बिल्कुल ये हो सकता है। अब हम पढ़ने वाले हैं टोटल टाइप, ये मेन पार्ट है इसका, इसका मेन पार्ट यही है, ठीक है। ये यहां से देखो, मेन हमें ऐसे पढ़ना है, इस तरीके से, इसको इस तरीके से याद करना, ठीक है। ये बना हुआ है, इसमें दिख रहा है ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है, जब हार्ट को ट्रांसप्लांट करते हैं तो टोटल होती दो ही टेक्निक है, ठीक है। दो टेक्निक होती है, यहां से समझना। एक होती है एक होता है ऑर्थोट्रोपिक, ऑर्थोट्रोपिक, और एक होता है हेट्रोट्रोपिक, ठीक है। ठीक है, एक होता है हेट्रोटॉपिक, इसमें ट्रॉपिक नहीं है, टॉपिक है, ये आर नहीं है, ठीक है। हेट्रोटॉपिक, और इसमें ये थोड़ा स्पेलिंग गलत है, देखो मैं बता देता हूँ, ऑर्थोटॉपिक, और एक होता है हेट्रोटॉपिक, ठीक है। ये हेट्रोटॉपिक और ऑर्थोटॉपिक हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की दो टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। ऑर्थोटॉपिक के अंदर दो और आती हैं, एक आती है बाई एट्रियल अप्रोच और एक आती है बाई केबल अप्रोच, ये हम समझेंगे, ठीक है। और हेट्रोटॉपिक के अंदर कोई नहीं आती। ऑर्थोटॉपिक का मतलब समझते क्या होता है, ऑर्थो, इसका मतलब होता है और टोटल हार्ट ट्रांसप्लांट। जब हम टोटल हार्ट को ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्थोटॉपिक। क्या बोलते हैं, ऑर्थोटॉपिक हार्ट ट्रांसप्लांट, ठीक है। अब तो सीधी सी बात है, ये टोटल है तो ये टोटल नहीं होगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, इसको बोलते हैं पार्शियल। कैसे मैं बताऊंगा, इसमें पार्शियल हार्ट करता है, टोटल के अंदर भी क्या कुछ चीजें हम छोड़ देते हैं, जब कुछ चीजें छोड़ेंगे तो अगर ये दोनों, इसके नीचे के सब टाइप अभी आपको आगे समझाऊंगा, छोड़ देते हैं तो क्यों छोड़ दे, इसी को थोड़ा देखो, ये वाले पार्ट को ही समझना थोड़ा सा टफ जाता है, बस इसमें दिमाग लगाना, ये तो बहुत अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। और ये भी समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें थोड़ा सा बस याद करना रहेगा, बाकी समझ सब आ जाएगा। तो शुरू करते हैं हम हेट्रोट्रॉपिक से, ठीक है। पहले हम हेट्रोट्रॉपिक वन से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है हेट्रोट्रॉपिक ट्रांसप्लांट, क्या लिखा हुआ है, हेट्रोट्रॉपिक ट्रांसप्लांट ड्यूरिंग द कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन। हम क्या करेंगे, देखो अब इसमें पहले इसको ऐसे समझो, मैं समझा रहा हूं उस तरीके से दिमाग लगाना। ये आपका हार्ट है, हार्ट के हम जब पूरे पार्ट जानते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और क्या क्या होता है, यहाँ से क्या निकलते हैं, ये हार्ट को पूरा क्या बोलते हैं, हार्ट के अंदर पूरे टोटल 4 चेम्बर होते हैं, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल, प्लस इसकी वेज, यहाँ से पल्मोनरी वेन, आओटा, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, दैट्स वन इज पल्मोनरी आर्टरी। इस पूरे को हार्ट बोलते हैं, याद रखो, ठीक है। हार्ट का मतलब ये नहीं होता सिर्फ एट्रियम और वेंट्रिकल्स, नहीं, हार्ट का मतलब होता है इसकी ब्रांचेस भी। इस पूरे को क्या बोला जाता है, हार्ट, ठीक है, इस पूरे को। अब होता क्या है इसमें, अब मुझे एक बेसिक बात बताओ, हम पूरा हार्ट कंप्लीट करने को है, हम तब से एक ही लाइन बोलते हैं कि कौन हार्ट के दो पार्ट होते हैं, राइट और लेफ्ट, किस हार्ट के पार्ट पर ज्यादा लोड होता है, लेफ्ट वन। क्यों, क्योंकि यहां से लेफ्ट वन में, क्यों, क्योंकि पूरी बॉडी का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स को ही पंप करना पड़ता है, ठीक है। तो ज्यादा कौन सा होता है, राइट। अब मैं आपसे पूछूं कि एट्रियम पे ज्यादा लोड होता है कि वेंट्रिकल्स पे, चाहे वो राइट के हो या लेफ्ट के, सर वेंट्रिकल्स पे। क्यों, क्योंकि एट्रियम पे क्या, एट्रियम में ब्लड आया, एट्रियम को तो बस राइट एट्रियम को इतना काम करना है कि राइट वेंट्रिकल में तो ब्लड डालना है और क्या करना है, मगर राइट वेंट्रिकल को इतना कॉन्ट्रैक्ट करना है कि उसे सारा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में डालना है। वैसे ही यहां पर क्या हुआ, पूरा ब्लड आया गया कौन से, लेफ्ट एट्रियम में, पूरा ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में गया, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम का काम कितना है, सिर्फ इतना कि पूरे ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में डाल दो, मगर लेफ्ट वेंट्रिकल पे कितना लोड होगा कि उसे पूरा ब्लड पूरी बॉडी में डालना है, पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी वेंट्रिकल्स पर बहुत ज्यादा लोड होता है एज कंपेयर टू एट्रियम। अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, और आपसे कोई पूछे राइट हार्ट और लेफ्ट हार्ट में किस पे ज्यादा लोड है, तो सर लेफ्ट हार्ट, ठीक है। ये दो सिंपल रूल हम जानते हैं बिल्कुल, क्योंकि हमें बॉडी की मैकेनिज्म दिख रही है। तो अब इसमें क्या करते हैं कि जो आपके सिर्फ वेंट्रिकल्स हैं, ये जो आपके वेंट्रिकल्स हैं, ये वेंट्रिकल्स यही सबसे ज्यादा होती हैं खराब। अगर आपसे हार्ट के अंदर कोई भी पूछे कि सबसे ज्यादा कौन से पार्ट खराब होता है, तो वेंट्रिकल्स खराब होते हैं। क्यों, क्योंकि इन पे सबसे ज्यादा लोड है।
तो अब हेटरोट्रोपिक में क्या करेंगे, हेटरोट्रोपिक में ये करते हैं कि पूरा का पूरा जो हार्ट है वो वहीं लगा रहने दो, सिर्फ वेंट्रिकल्स को काटकर अलग कर दो, सिर्फ वेंट्रिकल्स को काटकर अलग कर दो। मतलब क्या, फिर एक दूसरा हार्ट लेकर आओ, ये दूसरे इंसान का हार्ट है, ठीक है। वो अब दूसरे इंसान के हार्ट में क्या करेंगे, हमने अपने वेंट्रिकल्स हटा दिए ना, यानी उसके वेंट्रिकल्स आकर यहां पर लगा देंगे। लगा दिए कि नहीं लगा दिए? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी दूसरे हार्ट का वेंट्रिकल्स, सिर्फ वेंट्रिकल्स काट के अपने हार्ट में लगा लो, ये है ही नहीं। आपको हार्ट तो पूरा ही का पूरा ही ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। आप खुद दिमाग लगाओ, हार्ट ऐसा है कि हार्ट के वेंट्रिकल्स लगा दो, एट्रियम बने रहने दो, पूरी हार्ट की कनेक्टिविटी कितनी खतरनाक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। फिर क्या करते हैं सर, फिर हम ये करते हैं कि हमने जो हमारा ये हार्ट है, मेरे इसके वेंट्रिकल खराब हो गए थे, मैंने इसको तो काट के बाहर निकाल दिए, और जो मेरा डोनर था इसके मैंने वेंट्रिकल्स को लगा दिए, ठीक है, इसके वेंट्रिकल्स को लगा दिए। मगर डोनर के जो एट्रियम है, डोनर के जो राइट एट्रियम है, डोनर का जो लेफ्ट एट्रियम है, डोनर का जो सुपीरियर वेना कावा है, डोनर का जो इंफीरियर वेना कावा है, डोनर का जो पल्मोनरी वेन है, ये सब हमारे हार्ट से ही जोड़ देते हैं। नहीं समझ आएगा? अब समझ आएगा। अब मुझे दिमाग लगाओ कि जब मैं इस डोनर के हार्ट को हमारे हार्ट से जोड़ देते, अगर मैं बेसिक इसको काउंटिंग में बोलूं कि अब टोटल क्या हो गया होगा, अब हमारे पास काउंटिंग करो, दिमाग लगाओ। अगर मैं पूछूं हार्ट में, अब जो नया इंसान बना है उसके पास टोटल कितने वेंट्रिकल्स हैं? कितने वेंट्रिकल्स हैं? दो ही। क्यों? क्योंकि जो हमारे खुद के वेंट्रिकल्स थे जो खराब हो गए थे, उन्हें तो काट के हमने अलग कर दिया ना, उसकी जगह तो हमने किसके वेंट्रिकल्स लगा दिए? डोनर के। तो हमारे पास वेंट्रिकल्स कितने हैं? टू वेंट्रिकल्स। कितने वेंट्रिकल्स है? टू वेंट्रिकल्स। आपके पास राइट एट्रियम कितने हैं? ये अगर मैं आपके पास पूछूं टोटल एट्रियम कितने हैं, टोटल एट्रियम? सर चार। क्यों? क्योंकि दो हमारे भी हैं और दो डोनर के भी आ गए, तो कितने एट्रियम हो गए सर? चार एट्रियम। अच्छा, चार एट्रियम, वेंट्रिकल्स दो क्यों होते? क्योंकि हमारे काट दिए, हमारे वेंट्रिकल्स तो खराब हो गए थे ना, काटने पड़े ना, वेंट्रिकल्स काटने पड़े हमारे, तभी तो हमने सर्जरी करी, तो वेंट्रिकल्स हटा दी, तो वेंट्रिकल्स तो दो ही रह गए। और वो जो दो वेंट्रिकल्स है वो किन के हैं? हमारे हैं क्या? नहीं सर, डोनर के हैं। लेकिन फिर एट्रियम, एट्रियम सर चार हो गए, जिसमें दो तो हमारे हैं जो सही थे, दो हमारे हैं यानी रेसिपिएंट के, और दो किसके हैं सर? दो डोनर के हैं जो उसने भी दे दिए। सर ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं? सिर्फ वेंट्रिकल्स ले लो, एट्रियम क्यों ले रहे हैं? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हार्ट को कट करके नहीं लगा सकते, हार्ट एक खुद में पूरा ऑर्गन है। ऐसा कभी सुना है कि किडनी, हार्ट का थ्री फोर्थ काट के लगा दो? हार्ट एक पूरा ऑर्गन है, ऐसा दोनों जगह कि हार्ट को कुछ काट के लगा दो। आप ये कर सकते हो कि जो आपका हार्ट है उसमें से काट के अलग कर दो, क्योंकि उसके काम खराब हो गए हैं, ठीक है। लेकिन जो दूसरे वन का हार्ट है वो तो पूरा ही लगेगा, वो तो भैया पूरा ही लगेगा। आपका जो, आपके हार्ट के जो फंक्शन खराब है उसे काट के अलग कर दो। क्यों? कि आपके हार्ट को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। सर क्यों नहीं होगी? क्योंकि ऑलरेडी खराब है ना, खराब चीज को हटाने से क्या प्रॉब्लम? अगर किसी का हार्ट सड़ रहा हो और मैं उसे काट दूं और फिर उससे पूछे क्यों तुम्हें प्रॉब्लम हुई, अरे भैया जब हार्ट सड़ रहा था तब भी हम काम नहीं कर पा रहे थे, अब कट गया तो तब भी नहीं कर पा रहे। बात तो वही है ना, काम तो हम दोनों में नहीं कर पा रहे ना। मगर दूसरी वाली कंडीशन में फायदा ये है ना कि जो सड़ी हुई चीज है वो ऊपर नहीं जा पाई, वरना और ज्यादा हमारी पूरी बॉडी में इंफेक्शन फैल जाता। उसी तरीके से ये है कि वेंट्रिकल्स काट के अलग कर दिए और इसमें क्या कर दिया, एट्रियम को बाकी रखे। तो ये, और अब इसमें सर क्या हो गया, जो आपके पल्मोनरी वेन है वो कितनी हो गई? एक हमारी थी, एक उसकी, तो दो पल्मोनरी वेन हो गई, यानी एक रेसिपिएंट की, एक डोनर की। इसी तरीके से दो आउटा हो जाती हैं, एक रेसिपिएंट की, एक किसकी? डोनर की। इसी तरीके से सुपीरियर वेना कावा, इसी तरीके से पल्मोनरी आर्टरी, सब डबल हो जाती है, मगर वेंट्रिकल जितने पहले थे वो उतने ही रहते हैं। क्लियर? अब इसका मैं आपको एक बार मैं इसको आपको डायग्राम, इसके मैं आपको वो दिखाता हूं, इमेज। ये देखो, दो हो गए ना, गाना सुना है ना, ओसाना, दिल होते जो मेरे सीने में दो, तो वो ये गाना इसी पर बना है, ठीक है। देखो, दिख रहे हैं, दो दो दिल हो गए हैं, एक एक डोनर का लगा दिया, एक रेसिपिएंट का लगा दिया। क्लियर?
मगर वेंट्रिकल्स एक्सेट कर दिए, ठीक है, वेंट्रिकल्स को काट के अलग कर देते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है, ये देखो ये वाला वेंट्रिकल्स वाला पोर्शन दिख रहा है। तो जितनी हमें ये इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है, दो हार्ट को आपस में इस तरीके से नेटिव हार्ट को और उसको कर देते हैं। ये देखो लाइन क्या लिखी है, ड्यूरिंग द कार्डियक ट्रांसप्लांट प्रोसीड द वेंट्रिकल्स आर एक्साइज्ड, वेंट्रिकल्स को काटकर अलग कर देते हैं, लीविंग दी ग्रेट, जो हमारी जो ग्रेट वेसल्स है, जो हमारी वेसल्स पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन है, उन्हें छोड़ देते हैं, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम को छोड़ देते हैं, ठीक है। और फिर बाकी उस फिर डोनर हार्ट को आके सिल देते हैं। कभी कभी देखो ऐसा भी कर देते हैं इस डायग्राम में कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल था ना, उसको जो हमारा रेसिपिएंट का होता है उसको भी कट नहीं करते। क्यों? क्योंकि जरूरत ही नहीं होती, वो खराब, मतलब ऐसा है कि खराब होने का मतलब क्या है, वो अपने काम नहीं कर पा रहा, फंक्शन नहीं कर पा रहा, तो हम उसको, तो हमें ऐसा क्या कर देते हैं, हम उसको इस तरीके से कर देते कि रास्ता दूसरा बना देते कि उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। समझ रहे हो? तो जनरली ऐसा होता है, और जनरली क्या मैक्सिमम टाइम हम यही करते हैं। देखो लिखने में हम जरूर लिख देते हैं कि वेंट्रिकल्स को एक्सेस्ट करके कट कर देते हैं, मगर करते नहीं है। आप जितने भी जो डायग्राम देखोगे ना, उन सब में आपको यही दिख रहा होगा कि दो दो हर्ट एक साथ दिख रहे हैं, वेंट्रिकल्स कट नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ जो एक्सिस्ट का मतलब ये होता है, एक्सिस्ट का मतलब लोग ये दिमाग लगा लेते हैं कि इसको जो कट होता है, इसको कट करके अलग कर देते हैं। अलग करने का नहीं, एक्सिस्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो उसके फंक्शंस हैं उसे इससे अलग कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पर वो वेंट्रिकल है, वो काम तो नहीं कर रहे, तो उन्हें बने रहने दो, कोई बात नहीं, अपने पढ़े या शांति से पढ़े, तो खराब तो थे ही पहले से, तो बस इस तरीके से उन्हें हम छोड़ देते हैं। अब दिमाग लगाओ, ये अब इससे सर, अब इससे ये देखो दिख रहे हैं एक्सरे है 2 हर्ट का, तो अब देखो कितना बड़ा ये हर्ट हो गया है। अब दिमाग लगाओ, क्या ये पॉसिबल है, ऐसे इंसान जिंदा रह पाएंगे? दिमाग लगाओ, पॉसिबल है? कितनी खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस होंगी आपके पास अगर आपका हर्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो हजारों प्रॉब्लम आ जाती है। और यहाँ पर तो क्या हो रहा है, आपके दो दो हर्ट लगा दिए हैं। तो मतलब क्या हो गया, जब एक थोड़ा सा हर्ट बड़ा होता है तो वो लंग्स को कंप्रेस करने लग जाता है, यहाँ पर तो दो दो हर्ट लगा दिए, कितना लंग्स को कंप्रेस कर रहा होगा? दिमाग लगाओ, आपके बॉडी में जगह है इतनी नहीं है, लेकिन बनाने की, तो ये कितना खतरनाक होगा। प्लस दो दो रखना है। अगर मैं आपको एक डेटा दूं ना, तो अभी आपके दिमाग खुल जाएंगे अभी तक पूरे वर्ल्ड में, अभी तक पूरे वर्ल्ड में इसकी ऐसी वाली सर्जरी सिर्फ मालूम कितनी हुई है? ये मैं 2019 का डेटा है, इवन अब अभी थोड़ा सा चेंज हो गया तो मुझे आइडिया नहीं है। 2019 का डेटा है कि अभी तक ऐसी सर्जरीज पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 130 हुई है, सिर्फ 130, 130, जिसमें एशिया के अंदर, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर अभी तक सिर्फ 3 हुई है, जिसमें इंडिया के अंदर सिर्फ अभी तक 1 हुई है, और वो भी 2019 में हुई है, वो भी चेन्नई के अंदर हुई है। किसने करी है? डॉक्टर का नाम याद रखना, इतने बड़े डॉक्टर एजाज अहमद शरीफ, डॉक्टर शरीफ है वो, ठीक है। तो इसने ये सर्जरी परफॉर्म करी है इंडिया में, ठीक है। इन्होंने सर डॉक्टर एजाज अहमद शरीफ जी ने इसको सर्जरी को परफॉर्म करा इंडिया में। ये बहुत ऑफ द रेयरेस्ट केस है, इसको परफॉर्म कर ही नहीं सकते, मतलब अच्छे अच्छे दो हार्ट नहीं लगा सकते, ठीक है। पहली बात तो उसको लगाना इतना खतरनाक है, नामुमकिन है, फिर उसके बाद उसकी कॉम्प्लिकेशन से बच पाना उससे भी ज्यादा नामुमकिन है, ठीक है। तो हेट्रो, इसको इसका नाम एक और देते हैं, इसको याद रखना, जो हेट्रोट्रॉफिक है इसको एक सर्जरी और बोलते हैं, इसको पिगी बैक टेक्निक सर्जरी बोलते हैं, पिगी बैक। आप जहां भी नाम सुनोगे ना, तो हेट्रोट्रॉफिक का नाम नहीं सुनोगे, पिगी बैक का ही नाम सुनोगे। जब इनका आर्टिकल पढ़ोगे ना, तो उस आर्टिकल में भी पिगी बैक टेक्निक सर्जरी ही लिखी होगी, हेट्रोट्रॉफिक नहीं लिखी होगी। पिगी बैक का मतलब होता है कि हार्ट के कुछ ऑर्गन का पार्ट को ही जब हम करते हैं, जब जैसे किसी भी ऑर्गन के, या फिर जब हम हार्ट के कुछ और, मतलब हार्ट के कुछ सिर्फ कुछ पार्ट की सर्जरी करते हैं, जैसे इसमें हमने वेंट्रिकल छोड़ दिए थे ना, और बाकी पूरा में पूरा का पूरा छोड़ दिया, तो उसे पिगी बैक टेक्निक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना, ये पिगी बैक टेक्निक के नाम से ही हम इसे जानते हैं। इस कंसीडर्ड एज एन अल्टरनेटिव टेक्निक एज परफॉर्म्ड, और ये बहुत ही कम यूज करी जाती है एज कंपेयर टू ऑर्थोटॉपिक ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्थोटॉपिक का मतलब होता है टोटल, वहां पर हमारा हार्ट कुछ भी नहीं, हमारा हार्ट बिल्कुल नहीं छोड़ते, पूरा का पूरा डोनर का ही हमारे अंदर लगा देते हैं, रेसिपिएंट के अंदर पूरा डोनर का हार्ट लगा, और उसे ही मैक्सिमम चूज करा जाता है, ठीक है। मैक्सिमम, ये रेयर ऑफ द रेयर, सोचो पूरे इंडिया में आज तक एक हुई है, पूरे वर्ल्ड में 130 हुई है, ठीक है। मगर इसको पढ़ना है, समझना है, और अच्छे से, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गई होगी कैसे करेंगे। द जो हेट्रोट्रॉफिक प्रोसीजर है क्या है,
सिंपल सा, किसमें आप बता ही चुके हैं, विदाउट द रिमूवल ऑफ नेटिव हार्ट। जो आपका खुद का हार्ट है वो तो अपनी जगह पर रहता ही है। द डोनर्स हार्ट इज कनेक्टेड टू द पेशेंट नेटिव हार्ट। कौन सा कट लगाएंगे, हम सारे कट पढ़ चुके हैं। मीडियन स्टेनोटॉमी, कहां से कट स्टार्ट करते हैं ये, सब स्टर्नल नॉच से।